फिल्म की कहानी हमें साल 1719 में ले जाती है, जब नॉर्थ अमेरिका के जंगल में कोमांचे जनजाति रहती थी। ये जनजाति शिकार करके और जंगल के सहारे अपना जीवन चलाती है। फिर हम मेन हीरोइन को देखते हैं, जिसका नाम नारू है। नारू बाकी लड़कियों से अलग है, क्योंकि वह सिर्फ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने या घायलों का इलाज करने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वो भी एक योद्धा बनना चाहती है। लेकिन जनजाति के लोग उसे कमजोर समझते हैं और इसलिए वो उसको शिकार पर नहीं लेके जाते। नारू रोज जंगल में अकेले अभ्यास करती है और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती रहती है। वह एक खास हथियार बनाती है, जिसमें रस्सी से बंधी कुल्हाड़ी होती है, ताकि वह दूर से वार कर सके। लेकिन अभ्यास के दौरान वह बार बार चूक जाती है। कई लोग उस पर हंसते हैं, लेकिन उसका भाई ताबे, जो जनजाति का सबसे अच्छा शिकारी माना जाता है, हमेशा नारू पर भरोसा करता है और उसका हौसला बढ़ाता है। एक दिन शिकार के दौरान नारू आसमान में एक अजीब सी चमक देखती है, जैसे कोई आग का गोला ऊपर से नीचे गिरा हो। ये देखकर वो समझ जाती है कि जंगल में कुछ तो एबनॉर्मल है। इसके बाद जंगल के जानवरों का व्यवहार बदलने लगता है। घर लौटते समय वो देखती है कि छोटे भाई के शिकारी किसी का शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं। दरअसल इनके एक शिकारी को शेर उठा ले गया होता है और इसी वजह से चारों तरफ घूम रहे होते हैं। ये देख नारू कहती है कि मुझे भी अपने साथ शिकार पर ले चलो, लेकिन उसके भाई के शिकारी उसे साथ ले जाने से मना कर देते हैं। मगर उसका भाई कहता है कि अगर हमें हमारा साथी मिला तो जाहिर है वो जख्मी हालत में होगा। नारू के पास जड़ी बूटियों से बनी दवाइयाँ भी हैं और वो काफी अच्छा इलाज करना भी जानती है। हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर सब लोग मान जाते हैं, उसे भी अपने साथ शिकार पर ले जाते हैं। इसके बाद हम एक चूहे को देखते हैं, जिसे एक सांप ने दबोच लिया। सांप उसे खाने लगता है, लेकिन तभी वो एलियन गायब हालत में आकर उस सांप को मार देता है और फेंक देता है एक दूसरी तरफ। उन शिकारी को अपना साथी घायल हालत में मिलता है। ये देखकर नारू उसका इलाज करती है, उसे जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयाँ पिलाती है और उसके घाव पर दवाइयाँ लगाती है। इसके बाद वो अपने कबीले की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन उसका भाई बीच रास्ते में कहता है कि अभी वह घर नहीं जाएगा तब तक कि वो शेर को मार ना ले। तभी नारू उससे कहती है कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं चल रहा। वो कहती है कि यहाँ पर कोई और है जो ये सब कर रहा है। वो अपने भाई के साथ जाने के लिए जिद करती है, लेकिन उसका भाई उसे मना कर देता है और अकेला ही शेर को मारने के लिए चला जाता है। इसके बाद नारू साथियों के साथ जब वापस आ रही होती है, तभी रास्ते में उसे वो कटा हुआ सांप दिखता है और नीचे पैरों के बड़े बड़े निशान भी दिखते हैं। साथ ही वो एक पेड़ के ऊपर खून भी देखती है, जिससे उसे यकीन होने लगता है कि यह सब कोई और ही कर रहा है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है और वो ये बात बताने के लिए अपने भाई के पीछे चली जाती है। तभी रास्ते में उसे अपना भाई और उसके दोस्त शिकारी भी मिल जाते हैं। नारू अपने भाई को बताती है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन उसका भाई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो उसे कहता है कि हम शेर की गुफा के पास ही है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, वरना वह शेर हमें मार देगा। इसके बाद उसका भाई शेर की गुफा की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और नारू पीछे एक पेड़ पर बैठकर ये सब देख रही होती है। लेकिन तभी वह अचानक से शेर आ जाता है और उनमें से एक साथी को मार देता है और उसके बाद वो पेड़ पर जाकर नारू को भी मारने की कोशिश करता है। नारू भी उसे बिना डरे उसका सामना करती है, लेकिन तभी अचानक उस जंगल में एक लाल सी रोशनी दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से नारू का ध्यान भटक जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन गिरते गिरते वो शेर पर हमला कर देती है और गिरने के बाद वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने घर में होती है। उसकी मोम बताती है कि तुम्हारा भाई यहाँ पर तुम्हें छोड़ के गया है और वो दोबारा से उस शेर का पीछा कर रहा है। नारू अपनी मोम को कहती है कि मुझे अपने भाई के पास जाना होगा, लेकिन तभी उसका भाई उस शेर को मारकर अपने गले पर टांग कर ले आता है। सारे उसकी बहादुरी की वाह करते हैं और उसे किले का सरदार भी बना दिया जाता है और सब लोग खुश भी बहुत होते हैं, क्योंकि जंगल में अब उनके लिए कोई खतरा नहीं। लेकिन नारू को पता है जंगल में कोई बहुत बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। रात में नारू अपने भाई को वो सारी बातें बताती है, जैसे जंगल में कटा हुआ सांप, किसी लाल रोशनी का दिखाई देना, और कहती है कि जंगल में अभी खतरा टला नहीं है, हमें दोबारा जंगल में जाकर छानबीन करनी चाहिए। लेकिन उसका भाई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नारू अपने डॉग को लेकर जंगल में छानबीन करने के लिए निकल जाती है। यहाँ थोड़ी दूर आने के बाद उसको उस एलियन का हरे रंग का खून भी दिखता है। फिर यहाँ से सीन प्रीडेटर पर जाता है, जब वो एक भेड़िए को बुरी तरह मारकर दूर फेंक देता है। आगे बढ़ने पर नारू देखती है कि बहुत सारी बिसन्स की लाशें जंगल में पड़ी हुई है और उनकी भी त्वचा पर खाल नहीं है। सबको वैसे ही मार दिया गया है जैसे उस सांप को मारा गया। लेकिन उसको वहाँ पर एक सिगरेट मिलती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि ये जरूर इंसानों ने ही किया हो। आगे बढ़ने पर नारू एक दलदल में फंस जाती है। वो निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन आखिर में अपनी कुल्हाड़ी की मदद से, जो उसने जंगल में बनाई थी, वो उसकी मदद से बाहर आ जाती है और किसी तरह बच जाती है। फिर वो अपने डॉग के साथ एक नदी के पास आती है, जब उसे एक जंगली भालू दिखता है जो किसी मरे हुए जानवर को खा रहा होता है। तभी वो उस भालू का शिकार करने की कोशिश करती है, मगर उसकी धनुष की दर्शी टूट जाती है और उसकी आवाज भालू सुन लेता है। भालू उसका पीछा करने लगता है। नारू वहाँ से भागने लगती है और लकड़ियों के बीच में जाकर छिप जाती है। भालू जस्ट उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर प्रीडेटर आ जाता है और भालू प्रीडेटर से लड़ने लगता है। यहाँ पर काफी तगड़ी फाइट होती है, जिसे नारू देख रही होती है, लेकिन अंत में प्रीडेटर अपने एडवांस वेपन से भालू को दो हिस्से में काट देता है और यहीं पर प्रीडेटर की थोड़ी सी झलक दिखती है, जिसकी वजह से नारू बहुत ज्यादा डर जाती है। नदी के सहारे वो वहाँ से भाग जाती है और आगे जंगल में जाने के बाद उसे अपने कबीले के कुछ शिकारी मिलते हैं। उन सबको एलियन के बारे में बताती है,
लेकिन कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता, जिसकी वजह से वो थोड़े गुस्सा हो जाती है और उन्हें भला बुरा कह देती है। उसे सुनने के बाद वो उसे रस्सी से एक पेड़ से बांध देते हैं और उन्हें ये सब करता देख प्रेडेटर देख लेता है। तभी वो अपनी लेजर लाइट की मदद से एक शिकारी को मार देता है। फिर बाकी शिकारी उस पर तीर चलाते हैं। कुछ तीरों में से एक तीर उसे लग जाता है और उसकी शक्ल दिख जाती है और उसने अजीब सा चेहरे पर मास्क भी पहना हुआ होता है। फिर वो गुस्से में आकर सब शिकारी को एक एक करके मार भी देता है। लेकिन इसी बीच नारू अपनी रस्सी खोलकर और भागते भागते वो वही घास के मैदान में आती है जब उसे उसके भाई का एक शिकारी दोस्त मिलता है। फिर वो दोनों उस एलियन पर निशाना ताने हुए होते हैं। तभी वो एलियन उन दोनों की गर्मी को भाप लेता है और उन पर हमला करने लगता है। लेकिन इस बार नारू समझ जाती है और अपने साथी को बचा लेती है। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और आगे जंगल में उसका पैर मेटल की शिकंजी में फंस जाता है। फिर एलियन उसके पास आकर देखता है कि इसका पैर तो शिकंजे में फंसा हुआ है और वो उसे कुछ नहीं कहता, वहां से चला जाता है। दरअसल इस सीन की वजह से हम समझ पाते हैं कि प्रेडेटर सिर्फ उन लोगों का शिकार करता है जो दिखने में ताकतवर है या जिनके हाथ में हथियार है। इसके बाद कहानी में फ्रांस के शिकारी आते हैं जो जंगल के जानवरों की खाल और फर के लिए शिकार कर रहे होते हैं। ये लोग न सिर्फ जानवरों के साथ बल्कि कोमांची जनजाति के लोगों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। वे कुछ लोगों को मार देते हैं और कुछ को बंदी बना लेते हैं। फ्रांसीसी शिकारी खुद को बहुत ताकतवर समझते हैं क्योंकि उनके पास बंदूकें और जाल होते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि वो किस खतरे से टकरा चुके। प्रेडेटर उन्हें भी मजबूत शिकारी मानता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। एक एक करके फ्रांस के शिकारी मरने लगते हैं। गोलियां और इंसानी हथियार उसके सामने बेकार साबित होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता आखिर ये चीज क्या है, क्योंकि उनके लोग एक एक करके मर रहे हैं। इसी दौरान उनमें से कुछ हत्यारे नारू को पकड़ लेते और उसे रस्सियों से बांध देते। उनका प्लान होता है कि वे नारू को चारे की तरह इस्तेमाल करके प्रेडेटर को पकड़ लें। लेकिन जैसे ही वह प्रेडेटर पहुंचता है, पूरा कैंप तबाही में बदल जाता है। चारों तरफ खून खराबा मच जाता है और नारू किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है। भागते समय वह बुरी तरह घायल हो जाती है और जंगल में गिर पड़ती है। घायल हालत में नारू एक खास जंगल की जड़ी बूटी का इस्तेमाल करती है, जिससे उसके शरीर का तापमान बहुत कम हो जाता है। जब प्रेडेटर दोबारा उसके पास आता है तो वह देखती है कि प्रेडेटर उसे देख ही नहीं पा रहा। यही नारू को सबसे बड़ा सच समझ आता है कि प्रेडेटर आंखों से नहीं बल्कि शरीर की गर्मी से अपने शिकार को पहचानता है। ये जानकारी नारू के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। इसी बीच नारू का भाई ताबे भी प्रेडेटर का सामना करता है ताकि वह अपनी बहन को बचा सके। ताबे बहादुरी से लड़ता है और प्रेडेटर को घायल भी कर देता है, लेकिन आखिरकार प्रेडेटर अपनी ताकत और तकनीक से ताबे को मार देता है। अपने भाई की मौत नारू को तोड़ देती है, लेकिन यही दर्द उसे मजबूत बनाता है। अब नारू डरकर भागने वाली लड़की नहीं रहती, बल्कि वह तय कर लेती है कि वह खुद इस दानव का शिकार करेगी और हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाती है। प्रेडेटर अपनी पूरी ताकत और हथियारों के साथ उस पर हमला करता है, लेकिन नारू उसकी हर चाल पहले से समझ चुकी होती है। सबसे पहले वह जंगल को अपना हथियार बनाती है। नारू जानती है कि प्रेडेटर उससे ज्यादा ताकतवर और तकनीकी रूप से बहुत आगे है, इसलिए वह सीधे आमने सामने की लड़ाई नहीं चुनती। वह जमीन में गड्ढे बनाती है, पेड़ों और कीचड़ का इस्तेमाल करती है और हर जगह ऐसे निशान छोड़ती है ताकि प्रेडेटर उसका पीछा करता रहे। जैसे ही प्रेडेटर उसका पीछा करता है, नारू उसे कीचड़ वाले इलाके की तरफ ले जाती है। वह जमीन नरम होती और प्रेडेटर का भारी शरीर उसमें धंसने लगता है। इसी दौरान नारू मिट्टी से अपने शरीर को ढक लेती है ताकि उसका शरीर ठंडा रहे और प्रेडेटर उसे अपनी हीट विजन से देख ना सके। अब आता है अहम पल, जब नारू प्रेडेटर के हेलमेट को उससे अलग कर देती है। यह हेलमेट प्रेडेटर का सबसे खतरनाक हथियार होता है, क्योंकि उसी से वह अपनी निशाने को तय करता है। और आखिर में नारू हेलमेट की मदद से प्रेडेटर पर हमला करती है और उसे बीच में से फाड़ देती है। फिल्म के अंत में नारू प्रेडेटर का सिर लेकर अपनी जनजाति में लौटती है। वही लड़की जिसे कभी कमजोर समझा जाता था, अब जनजाति की रक्षक बन चुकी है। आखिरी सीन में आसमान में और एलियन जहाज दिखाई देते हैं जो आने वाले खतरे का संकेत देते हैं। यह फिल्म हमें सिखाती है कि असली ताकत शरीर से ज्यादा दिमाग, हिम्मत और धैर्य में होती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।